पड़ गया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों हम एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 12 जो कि सेकंड बुक में है 11th क्लास के एनसीईआरटी में, इसमें पहुंच गए आर्टिकल 12.11। लास्ट लेक्चर में हमने रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप उनके सीओपी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को डिस्कस किया। नाउ लेट्स डिस्कस आर्टिकल 12.11 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों फिजिक्स में तो सेकंड लॉ तक ही पढ़ते हैं हम, केमिस्ट्री में थर्ड लॉ भी आता है। तो सेकंड लॉ जो है वो जीरोथ लॉ या फर्स्ट लॉ से थोड़ा कम्बरसम या बड़ा है, यू कहें इन द सेंस इसमें दो स्टेटमेंट है और दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट है। और इसको जब प्रूव करना होता है तो हम इस तरह से प्रूव करते हैं कि अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है या फॉल्सिफाई हो जाता है तो दूसरा स्टेटमेंट अपने आप इनवैलिड हो जाता है। यानी प्रूव करने का तरीका थोड़ा अलग है कि अगर एक स्टेटमेंट वॉइड होगा तो दूसरा स्टेटमेंट भी वॉइड हो जाएगा, इसलिए एक्चुअल में दोनों सही हैं। तो देखते हैं ये जो है, समझते हैं इसको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें कंट्रीब्यूशन रहा है तो प्लांक, कैल्विन प्लांक, और दूसरा जो है क्लासियस। तो दो स्टेटमेंट इसमें आते हैं, कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड क्लासियस स्टेटमेंट। द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics is the principle of conservation of energy, वो हमने देखा। Common experience shows that there are many conceivable processes that are perfectly allowed by the first law। वो रिसेंटली हमने देखा कि फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो 100% हीट को, यानी पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, जबकि सेकेंड लॉ इस पे लिमिट लगाएगा, फर्स्ट लॉ इस पे कोई लिमिट नहीं लगाता। एंड येट आर नेवर ऑब्जर्व ना, परफेक्टली अलाउड बाय द फर्स्ट लॉ। और अभी तक हमने ऐसा देखा नहीं कि 100% ऊष्मा जो है बदल दी जाए यूजफुल वर्क में। फॉर एग्जाम्पल, नो बडी हैज एवर सीन ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल jumping to a height by itself, but such a thing। बच्चों ये पेज नंबर 309 था और अब आप आ गए हैं अगले पेज 310 पर। Such a thing would be possible if the principle of conservation of energy were the only restriction। The table could cool spontaneously, यानी बुक जो है टेबल से एनर्जी ले ले, टेबल ठंडी हो जाए क्योंकि उसने एनर्जी दे दी है, स्पॉन्टेनियसली ठंडी हो जाए, converting some of its internal energy into an equal amount of mechanical energy of the book। पर हम देखते हैं ऐसा डे टू डे लाइफ में देखने को नहीं मिलता। Which would then hope to a height, hoop कर जाएगी to a height with potential energy equal to the mechanical energy it acquired, जो उसने टेबल से ली। But this never happens clearly, some additional basic principle of nature forbids the above। तो और भी कोई जो नियम है प्रकृति का वो ऐसा करने से इसको रोक रहा है, even though it satisfies the energy conservation principle। तो हम देख रहे हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल सेटिस्फाई होने के बाद भी ऐसा होना संभव नहीं है। दिस प्रिंसिपल विच डिसअलाउज मेनी फिनोमेना कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये इसकी प्रस्तावना है, भूमिका है, या हम अंग्रेजी में बोले तो इंट्रोडक्शन है, कि ये नियम जो है या ये सिद्धांत जो है जो बहुत से ऐसी घटनाओं को उनके नहीं हो सकने को समझाता है, जो कि प्रथम नियम के हिसाब से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के हिसाब से, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी के हिसाब से पॉसिबल है। द सेकेंड लॉ ऑफ टीडी, मैंने थर्मोडायनेमिक्स को टीडी बोलूंगा बच्चों, गिव्स ए फंडामेंटल लिमिटेशन टू द एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन, कि कोई भी हीट इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, उस पर भी लगाम लगाता है। In simple terms, it says that efficiency of heat engine can never be unity, कभी भी 100% efficient नहीं हो सकता। According to equation 12.20, this implies that heat released to the cold reservoir can never be made zero। ठीक है, अगर सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर लिया जाता तो कोल्ड रिजर्वायर को कोई हीट रिजेक्ट नहीं होती और वो पॉसिबल नहीं है। For a refrigerator, the second law says that the coefficient of performance can never be infinite।
ठीक है, कभी भी अनंत नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 12.21 दिस इंप्लाइज दैट एक्सटर्नल वर्क W कैन नेवर बी जीरो। यानी अगर आपको ठंडी जगह से हीट एक्सट्रैक्ट करनी है और गर्म जगह पर छोड़नी है तो निश्चित रूप से इसके लिए उस सब्सटेंस को जो कि ये काम कर रहा है कुछ वर्क इनपुट में देना पड़ेगा। यानी ये पॉसिबल नहीं है कि आप रेफ्रिजरेटर का प्लग तो निकाल दें और उसके बाद भी रेफ्रिजरेटर काम करता रहे, यानी कोल्ड प्रोड्यूस करता रहे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्लग निकाल देंगे तो रेफ्रिजरेटर काम करना बंद कर देगा, यानी अब वो कोल्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसके अंदर गर्म हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ओके, द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ में। वन, ड्यू टू कैल्विन एंड प्लांक डिनाइंग द पॉसिबिलिटी। बच्चों यहाँ कई बार हम जो है कैल्विन प्लांक बोल देते हैं, उससे एक मिसकंसेप्ट डेवलप होता है कि एक साइंटिस्ट है, एक्चुअल में दो साइंटिस्ट है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में भी कैल्विन एंड प्लांक, मैक्स प्लांक एंड लॉर्ड कैल्विन, लॉर्ड की उपाधि उनको मिली हुई थी। डिनाइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट हीट इंजन एंड अनदर ड्यू टू क्लासियस। तो पहले स्टेटमेंट में दो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, कैल्विन एंड प्लांक, और दूसरे स्टेटमेंट में क्लासियस। डिनाइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट रेफ्रिजरेटर, क्लासियस क्या कह रहा है, परफेक्ट रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, यानी रेफ्रिजरेटर का प्लग निकाल दो उसके बाद भी रेफ्रिजरेटर काम करता रहे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये बताता है कि 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा स्टेटमेंट ये बताता है कि एक साइक्लिक प्रोसेस में अगर कोई सब्सटेंस या वर्किंग सब्सटेंस काम कर रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है कि बिना किसी वर्क इनपुट के वो कोल्ड रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट करे और हॉट रिजर्वायर को हीट रिजेक्ट करे। सो आर ए कॉन्साइज समरी ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। तो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट जो आपको तैयार करना है, मैं बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा बच्चों, जो जिंदगी भर आप याद रख सकते हैं। मतलब एक बार सुना और हमेशा के लिए याद हो गया। पढ़ाई होनी भी ऐसी चाहिए, नहीं तो होता क्या है कि बच्चे 8th क्लास से तैयारी करते हैं कंपटीशन की, 12th क्लास तक कंपटीशन पढ़ते हैं, कंपटीशन में सेलेक्ट भी हो जाते हैं, और उसके बाद जब कहीं पर नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर, अच्छा है, तो वहाँ पर समझ में आता है कि वो जो पढ़ा था हमने वो तो सब भूल चुके हैं। जब वहाँ सवाल पूछे जाते हैं तो वो सब तो भूल चुके हैं हम, कि तो खाली एग्जाम की तैयारी के लिए हमने रटा था या तैयार किया था और उसके बाद हम भूल गए। ऐसी पढ़ाई नहीं करनी हमको। हमको ऐसी पढ़ाई करनी जो हमेशा हमेशा याद रहे, एक बार सीख लिया और जिंदगी भर के लिए सीख लिया। तो ये दोनों लॉ जो हैं, सेकेंड लॉ ऑफ टीडी, आपसे इंजीनियरिंग में भी पूछे जाएंगे, बाद में भी आपके काम आएंगे। तो सिंपली दो स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट PMM, P फॉर पैरट, यहाँ पे है परपैचुअल, पहले M से है मोशन और दूसरे M से मशीन, परपैचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। हम परपैचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड नहीं बना सकते, ये पहला स्टेटमेंट है। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। अब हमें ये पता होना चाहिए परपेचुअल मोशन मशीन होता क्या है, यानी परपेचुअल यानी लगातार, अनवरत, लगातार, कंटिन्यूस। तो एक ऐसी मशीन PMM ऑफ फर्स्ट काइंड जो है वो एक इस तरह की मशीन है जो एक साइक्लिक प्रोसेस में काम करेगी, और उसका जो सोल इफेक्ट या होल इफेक्ट है, पूरा का पूरा प्रभाव है, वो ये है कि वो सारे के सारे हीट, जो सारी की सारी हीट जो हम उसको दे रहे हैं, उस 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये कहता है पहला स्टेटमेंट सेकेंड लॉ। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट PMM ऑफ सेकेंड काइंड, परपेचुअल मोशन मशीन द्वितीय प्रकार की, सेकेंड टाइप, वो नहीं बना सकते। सेकेंड टाइप परपेचुअल मोशन मशीन क्या है, जस्ट इमेजिन कि रेफ्रिजरेटर का प्लग आपने निकाल दिया, फिर रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है, यानी कोल्ड रिजर्वायर रेफ्रिजरेटेड स्पेस जो कि पहले से ठंडी है वहां से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है विदाउट एनी वर्क इनपुट। प्लग आप निकाल चुके हैं, कंप्रेशर नहीं है, काम नहीं कर रहा, विदाउट एनी वर्क इनपुट वो हॉट रिजर्वायर यानी सराउंडिंग्स को हीट रिजेक्ट कर रहा है, यानी अभी भी कोल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो दोनों स्टेटमेंट ये बताते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें बुक की लैंग्वेज में, नो प्रोसेस इज पॉसिबल, कैल्विन और प्लांक का स्टेटमेंट, whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of the heat into work। 100% heat work में convert नहीं हो सकती। And class is a statement,
No process is possible whose sole result is the transfer of heat from a colder object to a hotter object. It can be proved that the two statements above are completely equivalent. एक फेल होगा तो दूसरा फेल हो जाएगा. इस तरह से हम इन दोनों की सत्यता को प्रमाणित करते हैं, यानी इन दोनों को प्रूव करते हैं. सो बच्चों इस वीडियो में इतना ही. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस और आगे की डिटेल में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन हैप्पी लर्निंग.